हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर इवोल्यूशन। यहां पर हम लोग इस चैप्टर में यहां पर एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समराइज फॉर्म में देखने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देन इसके बाद एक वीडियो लेक्चर आपको और मिलेगा जिसमें हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। चलिए, अगर हम लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत कम टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। बात करते हैं इवोल्यूशन का। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, सिंपली हम इवोल्यूशन किसे कहेंगे, एंड इसके अलावा हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे, देन ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म देखने वाले हैं। एंड इवोल्यूशन में कुछ थ्योरीज हैं लाइक पांसपर्मिया थ्योरी, एबायोजेनेसिस थ्योरी, एस्टल मिलर का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, डिफरेंसेस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस देखने वाले हैं, एंड देन यहाँ पर हार्डी बीनबर्ग लॉ देखने वाले हैं, और यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स है उसको हमने काफी समराइज फॉर्म में कर दिया, जो आपके लिए काफी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ही आपको दिया है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक टर्म है आपका बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? The variety of living form found on earth is called biodiversity. वो लिविंग फॉर्म क्या हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हमने यहाँ लिख रखा है, मीन्स कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा, उसी की स्टडी करना आपका क्या कहलाएगा? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाएगा। सिंपल प्लांट एंड सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा, उसी की स्टडी आपकी क्या कहलाएगी? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाएगी। अगर बात करते हैं फ्लोरा का, तो प्लांट के लिए ये टर्म यूज करते हैं, एंड फाना टर्म हम एनिमल के लिए यूज करते हैं। क्लियर है आपका? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग की प्रोसेस है। किसी चीज को अनफोल्ड करना, अनरोल करना, वही आपका क्या है? इवोल्यूशन है। सिंपली अगर हम कहें तो इवोल्यूशन है क्या? एक चेंज है। इवोल्यूशन क्या है? एक चेंज है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। ठीक, इवोल्यूशन क्या है? एक चेंज है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपका इंडिविजुअल है। थोड़ा सा इवोल्यूशन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखना जरूरी था इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए। एंड यहाँ पर बात करते हैं यूनिट ऑफ इवोल्यूशन का, तो वो पॉपुलेशन है। जो इवोल्यूशन है कैसी प्रोसेस है? ये स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, ग्रेजुअल होती है और ऑर्डरली होती है। ये ग्रेजुअल होती है, स्लो होती है, और यह एक क्रम में चलने वाली प्रोसेस है। इसके अलावा बात करते हैं ये ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। जो इवोल्यूशन है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये किसने बोला? ये किसका लॉ है? ये डोलोज का लॉ है। इसके अलावा बात करते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन का, तो कौन है? वो डार्विन है। एंड टर्म इवोल्यूशन किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर है जिन्होंने टर्म इवोल्यूशन दिया। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देना है अगर आप इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। अब बेसिकली हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें, इस थ्योरी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताया गया है। जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है इसके अकॉर्डिंग कब बताया गया? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। पहले ओल्ड एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो, बट इस न्यू एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। तो जो हमारे अर्थ की, जो हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई है वो कब हुई है? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो।
अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा यहाँ पर। वो विस्फोट इतना बड़ा था वो हम उसे सिंपली फिजिकल टर्म में डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। और वो कैसा था, अनइमेजिनेबल था, जिसे हम कोई फिजिकल नाम नहीं दे सकते थे। तो क्या है, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा जो कि अनइमेजिनेबल था, उसे फिजिकल टर्म में डिफाइन करना। अब जब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा तो एक्सपेंशन हुआ होगा। जब कोई चीज फैलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। जैसे कि अभी जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको जो है थाली में जैसे कि चावल रखा जाता है, तो उसे ठंडा होने के लिए आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा फैला देते हैं, उसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो अगर कोई चीज एक्सपैंड होती है, फैलती है, तो उसका टेम्परेचर कम होता है। वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ एंड देन एक्सपेंशन हुआ एंड टेम्परेचर केम डाउन, और टेम्परेचर कम हुई। एंड जब टेम्परेचर कम हुए तब फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का। अब ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस थी, ये गैसेस कंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा एंड देन फॉर्मेशन हुआ आपका गैलेक्सी का। अब देखिए कौन कौन मिलकर गैलेक्सी बना रहे हैं, तो स्टार्स, डस्ट, क्लाउड ऑफ गैसेस, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। फिर ये गैलेक्सी कंप्राइज हुए और कंप्राइज होकर के क्या बना लिए, ये यूनिवर्स बना लिए। अब देखिए ये बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर के एक साथ क्या बना लिए, आपका यूनिवर्स बना लिए। अब यहीं पर एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, जहां पर हमारी अर्थ है। जो हमारी अर्थ है लाइक आ स्पेक है, एक कणिका मात्र है, एक छोटे कण मात्र है जो हमारी अर्थ है। अब यहाँ पर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, तो आपका 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। अगर हम इसको मिलियन ईयर्स एगो में चेंज करना चाहे तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपका मिलियन ईयर्स एगो में चेंज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे ओरिजिन जो है, यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुई। और हमारे अर्थ की ओरिजिन कब हुई, हमारे अर्थ की जो ओरिजिन है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई। आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ बनने के 0.5 मिलियन बाद तब जाकर फॉर्मेशन हुआ किसका, लाइफ का, ओरिजिन हुआ किसका, लाइफ का। तो आपको यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल था, फिजिकल टर्म में डिफाइन करना। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर केम डाउन हुए, फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस का, एंड ये गैसेस कंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सी का। जो गैलेक्सी है उसमें क्या क्या होते हैं, स्टार, डस्ट, क्लाउड ऑफ गैसेस, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, गैलेक्सी बनाती हैं। अब ये गैलेक्सी कंप्राइज हुई, ये गैलेक्सी मिली और बहुत सारी गैलेक्सी ने मिलकर क्या बनाया, यूनिवर्स बनाया। इसी में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। उसी पर हमारा अर्थ है जो कि एक स्पिक मात्र है, जो कि एक कणिका मात्र है। एंड देन हमारे यहाँ पर अर्थ का देखिए, यूनिवर्स का फॉर्मेशन 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, एंड यहाँ पर अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। अर्थ बनने के 0.5 मिलियन लेटर किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ का। जो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। तो आपने यहाँ पर 3 चीजें ध्यान रखी। पहला आपका ये जो कि सबसे ज्यादा भूलने वाला है वो है कि आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। आपके अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, तो अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। नेक्स्ट बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो कब हुआ, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। यहाँ तक क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली अर्थ का। उस समय अर्ली अर्थ की हम बात करें तो वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। वहां पर क्या क्या था, वाटर। अब देखिए वो जो विस्फोट हुआ था एंड उसके बाद चीजें एक्सपैंड हुई और वहां से आपका क्या रिलीज हो रहा था, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया।
रिलीज फ्रॉम मॉल्टेन मास, जो मॉल्टेन मास थे उससे ये सारी चीजें रिलीज हो रही थी। वहां पर उस टाइम पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी। वहां पर उस टाइम पर टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वहां पर आपका जो ऑक्सीजन था फ्री फॉर्म में रह ही नहीं सकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो वाटर था, अब कोई ओजोन की लेयर थी नहीं, उस समय ऑक्सीजन था ही नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। अब उस टाइम पे जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आ रही थी, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं थी। अब वो आकर के हमारे वाटर पर लग रही थी और वाटर को ब्रेक कर रही थी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन थी वो काफी लाइटर गैस थी, जिसकी वजह से ये कहाँ चली जा रही थी, एटमॉस्फेयर में चली जा रही थी। उस टाइम पर क्या अर्थ का फॉर्मेशन होना, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा था। एंड देन आपका जो ऑक्सीजन था वो फ्री फॉर्म में रह ही नहीं सकता था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह ही नहीं सकता था। ये रिएक्शन कर जा रहा था मेथेन एंड अमोनिया से, और क्या बना रहा था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बना रहा था। एंड देन हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ, अर्थ धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। जब एक्सपेंशन हुआ तो अर्थ धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होने लगा। उस समय क्या हुआ, आपका टेम्परेचर कम हुआ और जो वाटर वेपर था वो बारिश के फॉर्म में इस अर्थ पर गिरने लगी। अब देखिए, अब ये जो रेन के फॉर्म में वाटर अर्थ पर गिर रही थी, ये जितने भी डिप्रेशन थे अर्थ पर, जो भी पिट्स थे, ये उनको फिल कर रहे थे। बहुत टाइम के बाद, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा, देन फॉर्मेशन हुआ ओशियन का। जो ये ओशियन था, ये यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट वाटर था, सॉल्टी था और एसिडिक था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ के कुछ थ्योरीज है। ये देखिए, तो सबसे पहली थ्योरीज में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? इसमें ये बोला गया कि जैसे आप अर्थ इस टाइम पे देख रहे हैं, जैसा लाइफ फॉर्म आप इस टाइम पे देख रहे हैं, ऐसा ही लाइफ फॉर्म पहले भी थी। इनका ये कहना है कि जैसे लाइफ फॉर्म अब है, आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही लाइफ फॉर्म रहेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थ है वो कब बना, 4000 ईयर्स ओल्ड है। इनके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो 4000 साल पुराना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है पांसपर्मिया थ्योरी, जिसे हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात देखिए, पांसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो किसे कहा गया, स्पोर्स को कहा गया। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट्स ऑफ लाइफ है वो किसे कहा गया, स्पोर्स को कहा गया। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि स्पोर ट्रांसफर हुए डिफरेंट प्लैनेट्स पे इंक्लूडिंग अर्थ, देन फॉर्मेशन हुआ किसका, लाइफ का। पांसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो लाइफ बनी इस अर्थ पर वो किससे बनी, स्पोर से बनी। जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, स्पोर है। एंड देन इसमें देखिए पांसपर्मिया थ्योरी क्या है, लाइफ इज प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। जो लाइफ है ये पूरे यूनिवर्स पर है, ये आपका क्या है, पांसपर्मिया थ्योरी है। और कॉस्मोजोइक क्या है, इसे कॉस्मोजोइक क्यों कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये है कि लाइफ ट्रांसफर हुआ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर। जिस टाइम पर स्पोर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जा रहे थे, उसी टाइम पर अर्थ पर भी कुछ स्पोर्स आए और लाइफ बन गई। तो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। बेसिकली आपको पांसपर्मिया से कितना ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहेंगे, यहाँ पर स्पोर्स कहेंगे। स्पोर का ट्रांसफर हुआ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर, जिसमें हमारा अर्थ भी आ जाता है। एंड देन फॉर्मेशन हो गया किसका, लाइफ का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरीज में ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है एंड बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है। ए बायोजेनेसिस थ्योरी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं, स्वतः लाइफ का फॉर्मेशन यहाँ पर बताया गया है। एंड बायोजेनेसिस थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ पर जो बायोजेनेसिस थ्योरी है वो दिया किसने था, हार्वे एंड हक्सले ने दिया था। ध्यान रखना है, दिया किसने था, हार्वे एंड हक्सले ने दिया था। अब इसमें बात आती है ए बायोजेनेसिस थ्योरी का कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी कहती क्या है, क्या कहती है। इनके ए बायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ कहाँ से आती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। इनका कहना था जो लाइफ है वो मट से आती है, स्ट्रा से आती है, मींस कीचड़ से आती है, भूसा से आती है। ये किसकी थ्योरी थी, ए बायोजेनेसिस की, जो कि ट्रू नहीं थी। एंड देन आपकी आई कौन सी थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी। वो क्या कहती है, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
बायोजेनेसिस थ्योरी ये कहती है लाइफ किससे आई है, जो पुरानी लाइफ थी उससे आई है, जो पहले लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी उससे आई है। अब यहाँ पर बात आता है कि किसने ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव किया और बायोजेनेसिस को प्रूव किया। बायोजेनेसिस थ्योरी दिया हार्वे एंड हक्सले ने दिया था, लेकिन उसे प्रूव किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। जो देखिए स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो उसमें एक दो साइंटिस्ट और हैं आपका, जैसे कि आप एस पेंजॉनी हैं एंड इसके अलावा और भी एक दो साइंटिस्ट हैं, उनको हम लोग नहीं ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लुईस पास्चर। फाइनली जिसने डिस्प्रूव किया था ए बायोजेनेसिस थ्योरी को और प्रूव किया था बायोजेनेसिस थ्योरी को, वो कौन है? लुईस पास्चर है। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, जो कैसा था? प्री स्टेरलाइज था। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर देखिए ये इसका जो इस तरह से उन्होंने फ्लास्क लिया, इसका नेक देखिए कैसा है, श्वान की तरह है, इसलिए श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहा गया। और उन्होंने इस फ्लास्क में क्या रखा? ईस्ट रखा और शुगर रखा, और इसको बहुत पहली बात प्रीस्टलाइज था, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, और फिर इनको खूब अच्छे से उन्होंने क्लोज कर दिया। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद देखा कि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया है। फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद इसके नेक को ब्रेक कर दिया। जब इन्होंने नेक को ब्रेक किया उसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि इस ईस्ट एंड शुगर के सिरप में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने दिखे। इस तरीके से इन्होंने क्या किया? ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया फाइनली, एंड बायोजेनेसिस थ्योरी को इन्होंने प्रूव किया। तो बायोजेनेसिस थ्योरी दिया किसने था? हार्वे एंड हक्सले ने दिया था। उसे प्रूव किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। ए बायोजेनेसिस थ्योरी को किसने जो है डिस्प्रूव किया था? वो है लुईस पास्चर। और आपको ये ध्यान रखना है इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओपेरिन एंड हेल्डन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हेल्डन अगर हम बात करें, हमें यहाँ पर एक साइंटिस्ट, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं ये ध्यान रखना है कौन से साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाले थे, बिकॉज ये एनसीईआरटी में आपके दे रखा है। तो वहां पर आपका अगर यहाँ पर बात करते हैं ओपेरिन का, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रसिया के रहने वाले थे। और बात करते हैं हेल्डन का, तो हेल्डन कहाँ के रहने वाले थे? तो हेल्डन जो है ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओपेरिन कहाँ के रहने वाले थे? तो ओपेरिन रसिया के रहने वाले थे, और जो हेल्डन थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्हें और क्या कहा गया था? जो हेल्डन एंड ओपेरिन की हाइपोथेसिस थी, इन्हें केमिकल इवोल्यूशन भी कहा गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। ओपेरिन एंड हेल्डन का कहना था कि जो फर्स्ट फॉर्म लाइफ है वो कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आई। इन्होंने भी नॉन लिविंग टर्म यूज किया, इनका बेटर था किसके कंपैरिजन में? ए बायोजेनेसिस थ्योरी के कंपैरिजन में, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आए, लाइक आरएनए एंड प्रोटीन से आए। तो आपकी ये थ्योरी काफी अच्छी थी। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट वाज टर्म केमिकल इवोल्यूशन। ओपेरिन एंड हेल्डन के हाइपोथेसिस को केमिकल इवोल्यूशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, किससे? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? केमिकल इवोल्यूशन भी पड़ा। देखिए अर्ली अर्थ पर उस टाइम पर कंडीशन क्या थी? तो अर्ली अर्थ पर उस समय हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शन था, स्टॉर्म था, ज्वालामुखी इस टाइम पर फूट रही थी, एंड देन आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जहां पर मीथेन एंड अमोनिया थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की हाइपोथेसिस किसने दिया था? ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था। लेकिन केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया था? वो है H.L. मिलर। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बनने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल इवोल्यूशन, तो किसने दिया था? H.L. मिलर ने दिया था। कब? 1953 में। ये जो है इनका जो H.L. मिलर का एक्सपेरिमेंट था, ये बेस्ड किस पर था? हाइपोथेसिस पर एक बेस्ड था,
वो किसकी हाइपोथेसिस थी? ओपैरिन एंड हेल्डन की हाइपोथेसिस थी। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्हें और क्या बोला जाता है? सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो सेटअप लिया था, जो भी चीजें लिया था, वो किसकी सिमिलर थी? ओपैरिन एंड हेल्डन ने जो भी अपने हाइपोथेसिस दिए थे, जो भी चीजें बताए थे, उन्हीं चीजों का इन्होंने यूज किया था। इस वजह से इन्हें सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। जो एशल मिलर थे, आपको ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने कब अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो 1953 में किया था। और इन्होंने क्या क्या लिया था? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया था, एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए इन्होंने 2 लीटर का फ्लास्क लिया था, 2 टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया था, और इसी टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से ही इन्होंने क्या किया था? हीट प्रोड्यूस की थी, और टेम्परेचर कितना कर लिया था? 800 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर इन्होंने जो 2 लीटर का फ्लास्क था, उसमें क्या क्या लिया था? मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, और रेशियो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो मेथेन का अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो आपका कितना आ रहा है? 16 रहेगा। अमोनिया का आपका 17 आ रहा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर कितना है? 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है उन्हें हमने 1 कर दिया, और जिनके मॉलिक्यूलर मास कम है उन्हें हमने 2 कर दिया। याद करने में काफी आसानी होगी। तो मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 2:1:2 है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो ये किसी भी तरह से देगा तो आप इस रेशियो को कर पाएंगे। जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है उन्हें हमने 1 नंबर दिया, और जिनके कम है उनको हमने 2 नंबर दिया। इस तरह से रेशियो आप निकाल सकते हैं। इनका यूज करके इन्होंने क्या किया? उस क्लास में ये सारी चीजें रखा, और कुछ दिन के बाद उन्होंने जाकर देखा तो उसमें क्या बना हुआ था? अमीनो एसिड बना हुआ था। वो कौन से अमीनो एसिड थे? एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन था। इस तरह से डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए, और डिफरेंट के मॉलिक्यूल वहां पर देखा गया कि बन रहा है। तो इस तरह से इनके एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये जो है थोड़ा एक्सेप्टेड था। वही है, मोर एंड लेस एक्सेप्टेड था। ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड था, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अगर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म का, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, एक जिन्हें बोलते हैं क्या? चार्ल्स डार्विन। काफी फेमस थे ये अपने टाइम पर। जो चार्ल्स डार्विन थे ये काफी फेमस थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये उस टाइम पर क्या, जब समुद्री यात्रा कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करने के लिए निकले थे। और इनके शिप का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था? HMS बीगल था। इसी जो शिप पर ये यात्रा के लिए पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर रहे थे, उसी टाइम पर इन्होंने स्टडी उस समय कर रहे थे, डिफरेंट फ्लोरा एंड फाना का, प्लांट और एनिमल की स्टडी कर रहे थे। उसी टाइम पर इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे जिसके बारे में उन्होंने बताया। आइए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था वो दिया किसने था? डार्विन ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कि डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन दिया था, इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया? इन्होंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को दिया था। इनका कहना था वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में लाइक की हार्श हैबिटाट हो, लाइक की फूड की कमी हो, एंड इसके अलावा हाई टेम्परेचर हो, बहुत सारी क्लाइमेट चेंजेस हो, इन सारी सिचुएशन में, इन सारे आपदाओं में अगर जो अपने आप को बचा ले रहे हैं और वो मोर नंबर ऑफ प्रोजीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली फिट हैं, उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करती है। तो इनका मानना ये था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, कि जिसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगा वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, वही ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करेंगे, और वही उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान क्या देना है कि जो चार्ल्स डार्विन थे, इनके शिप का नाम क्या था? HMS बीगल था। और इन्होंने सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर। जिसे इंपॉर्टेंस दिया वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अब देखिए बात करते हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए। ये किसका कहना था? डार्विन का कहना था।
देयर वॉज वन मोर नेचुरलिस्ट, एक और नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम क्या है, अल्फ्रेड वेलेस। जिस टाइम पर डार्विन स्टडी कर रहे थे प्लांट और एनिमल का, उसी टाइम पर जो यहाँ पर अल्फ्रेड वेलेस थे वो भी वर्क कर रहे थे। कहाँ पर, मलय आर्चपिलैगो। मलय आर्चपिलैगो एक द्वीप समूह है जहां पर स्टडी कौन कर रहे थे, वर्क कौन कर रहे थे, जो अल्फ्रेड वेलेस थे। ध्यान आपको ये भी रखना है, यह भी अल्फ्रेड वेलेस भी क्या है, एक नेचुरलिस्ट है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इवोल्यूशन के एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं। जो इवोल्यूशन का सबसे पुख्ता सबूत हमें मिलता है वो किससे मिलता है, तो फॉसिल से मिलता है। जो इसमें, अब देखिए जो फॉसिल्स है वो क्या होते हैं, जैसे फॉसिल्स की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत टाइम पहले इस तरह से अर्थ रहा होगा, उस पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, कोई आपदा आया होगा एंड देन वो क्या हो गए होंगे, इस अर्थ पर वो दब गए होंगे, जिससे क्या हुआ होगा, उनके जो सॉफ्ट पार्ट है वो डिकम्पोज हो गए होंगे, जो उनके हार्ड पार्ट लाइक बोन्स वगैरह वो इस अर्थ पर दब गए होंगे एंड देन इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा बनता गया होगा। तो इसे ही हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई फॉसिल्स है जो रॉक में दबा हुआ हमको मिलेगा, तो उससे हम उस पे जो रॉक की लेयर के ऊपर लेयर बनी रहती है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉसिल है ये कितने साल पुराना है। तो आपका बात कर सकते हैं फॉसिल्स का। देखिए, fossils are preserved remains hard parts of the organism, plants, animals like bones, teeth, cells, wood structure in rock. Study of different sedimentary layers of earth crust, we can estimate geological period in which they existed. मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले इस तरह से ये अर्थ पर डिफरेंट लाइफ फॉर्म रहे होंगे, इस पर जो है डिफरेंट लाइफ फॉर्म रहे होंगे, इसे हमने ए नाम दे दिया। अब आपदा आया हुआ, भूकंप आया हुआ, जो भी चीजें आई होंगी तो ये सब क्या होंगे, उसमें दब गए होंगे। दबने के बाद अब क्या है, इस पर एक लेयर बनी। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, कोई भूकंप आया होगा, जैसे मान लीजिए इस पर कोई ऑर्गेनिज्म थे, फिर इस तरह से कोई भूकंप वगैरह आया होगा एंड देन ये भी इसमें दब गए होंगे। ठीक इस तरह से देखिए, इस तरह से लेयर टू लेयर ऐसे बनता चला जाता है रॉक में, जिसके बाद आप क्या है, अगर यहाँ पर कोई फॉसिल्स आपको मिले, किसी की बोन्स मिली आपकी, तो आपने क्या किया, वहां पर आप स्टडी करेंगे इनके लेयर का। जितनी इसकी लेयर होगी उतना एज बताया जाता है उस फॉसिल्स का। इस लेयर को हम काउंट करते हैं, ये जो स्टेटा है आपका, इसको हम काउंट करके बता सकते हैं उस फॉसिल का एज क्या है। अब यहाँ पर देखिए, इस पर रहे होंगे, ये आपका बी है, ये आपका सी है, इस तरह से ये फॉसिल्स बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे अभी जो लेटेस्ट होगा, इसका जो ये न्यूली फॉर्म फॉसिल होगा, जो सी पर होगा, बी पर उससे ओल्ड फॉसिल होगा, ए पर उससे ओल्ड फॉसिल होगा। इस तरह से हम इनके लेयर को काउंट करके फॉसिल के एज को बता सकते हैं। देखिए, और है एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड। फॉसिल के एज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क बताया हुआ। जैसा आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर क्वेश्चन फॉर्म भी दिया हुआ तो उसे भी हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन 14 डेटिंग से पता कर सकते हैं, यूरेनियम लेड मेथड से पता कर सकते हैं, पोटेशियम ऑर्गन मेथड से पता कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन की बात करें तो ये दिया किसने था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और ये बेस्ड किस पर था, सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। इन्होंने कहा कुछ ऐसे फीचर है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑल वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, लेकिन एडल्ट फॉर्म में कुछ में ये फीचर्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने लिया था रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। इनका ये कहना था जो वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होते हैं वो ऑल वर्टिब्रेट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड के जस्ट पीछे पाए जाते हैं, बट फंक्शनल सिर्फ एडल्ट स्टेज में फिशेस में फंक्शनल रहती हैं और बाकी अदर वर्टिब्रेट में फंक्शनल नहीं रहती हैं गिल्स। तो इनका ये कहना था अर्नेस्ट हैकेल का, लेकिन इसको किसने डिस्प्रूव कर दिया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने इसे डिस्प्रूव कर दिया था।
इन्होंने नोट किया कि जो एम्ब्रियो है वो कभी भी पास नहीं होती हैं एडल्ट स्टेजेज ऑफ अदर एनिमल्स, किसी अदर एनिमल के एडल्ट स्टेज से होकर के कभी भी एम्ब्रियो पास नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था इवोल्यूशन के लिए किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इनकी थ्योरी क्या थी, इसे डिस्प्रूव किसने किया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर ने किया था। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक इस तरह से फ्लो चार्ट बना हुआ है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर का। यहाँ पर बात करते हैं रेप्टिलियन के एंसेस्ट्रल स्टॉक से स्टार्ट होगा। रेप्टिलियन के एंसेस्ट्रल स्टॉक की बात करें तो एक सौरोपसिडा होगा और एक साइनैप्सिडा होगा। सौरोपसिडा को लिजर्ड लाइक रेप्टाइल कहेंगे, साइनैप्सिडा को मैमल लाइक रेप्टाइल कहेंगे। जो सौरोपसिडा है इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे, डायनासोर्स आ जाएगा, क्रोकोडाइल्स एंड आर्क्योटेरिक्स आ जाएंगे। एंड जो डायनासोर्स होते हैं वो भी एक्सटिंक्ट है, आर्क्योटेरिक्स भी क्या है, एक्सटिंक्ट बर्ड है। इसमें से लिविंग कौन है, तो लिविंग है सिर्फ क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स को ही मॉडर्न रेप्टाइल कहा जाता है। एंड जो आर्क्योटेरिक्स है ये एक्सटिंक्ट बर्ड है, इसी से माना जाता है मॉडर्न बर्ड का एंसेस्टर भी कौन है, आर्कियोटेरिक्स है। ये मोस्ट प्रिमिटिव बर्ड भी कहा जाता है किसको, आर्कियोटेरिक्स को। अब यहाँ पर डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स के यहाँ पर 4 आपके टाइप्स बताए गए, 4 स्पीसीज बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, ट्राइसेराटॉप्स, टायरानोसार्स, ब्रैंकियोसार्स एंड स्टीगोसार्स। तो आपको ध्यान रखना है कि रेप्टिलियन का एंसेस्टर स्टॉक है, इनके 2 पार्ट है, सौरोपसिडा, साइनैप्सिडा। सौरोपसिडा लिजर्ड लाइक रेप्टाइल कहेंगे, साइनैप्सिडा को मैमल लाइक रेप्टाइल कहेंगे। एंड सौरोपसिडा में डायनासोर, क्रोकोडाइल एंड आर्क्योटेरिक्स आ जाएंगे। इसमें से लिविंग सिर्फ क्रोकोडाइल है, बाकी सब एक्सटिंक्ट है। जो डायनासोर्स है इसके 3 स्पीसीज है, ट्राइसेराटॉप्स, टायरानोसार्स, ब्रैंकियोसार्स एंड स्टीगोसार्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि होमोलॉजी क्या है एंड एनालॉजी क्या है। होमोलॉजी की बात करेंगे तो कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन होगा। एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट आपका जो है ओरिजिन डिफरेंट रहेगा और फंक्शन इनका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए होमोलॉजी कब कहेंगे, ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। एनालॉजी में देखिए ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन सेम है। अब होमोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉमन ओरिजिन है और इनका कॉमन एंसेस्टर भी होगा, कॉमन ओरिजिन कॉमन एंसेस्टर। एंड यहाँ पर देखिए एनालॉजी की बात करें, ये एनालॉजी है। अगर एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट ओरिजिन है एंड सेम फंक्शन है। यहाँ पर देखिए डिसिमिलर ओरिजिन है, होमोलॉजी में सिमिलर ओरिजिन है, एनालॉजी में डिसिमिलर ओरिजिन है। होमोलॉजी में कॉमन एंसेस्ट्री, इनके एंसेस्टर कॉमन है, लेकिन एनालॉजी में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए डाइवर्ज हो रहे हैं ना, इनके जो फंक्शन है ये डाइवर्ज हो रहे हैं, इसीलिए होमोलॉजी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ एनालॉजी में देखिए यहाँ से इस तरह देखिए कन्वर्ज हो रहा है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉजी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। देखिए ये एडाप्टिव डाइवर्जेंस भी कहा जाता है होमोलॉजी को, और एनालॉजी को एडाप्टिव कन्वर्जेंस कहा जाता है। एक जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है एडाप्टिव रेडिएशन। जो एडाप्टिव रेडिएशन होता है वो किसका होता है, होमोलॉजी। एंड एडाप्टिव रेडिएशन को हम एनालॉजी में नहीं रखते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन किसमें आ जाएगा, आपका होमोलॉजी में आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर एग्जाम्पल को समझते हैं, होमोलॉजी के कौन कौन से एग्जाम्पल है एंड एनालॉजी के। काफी इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा। एंड अगर हाँ इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो एक क्वेश्चन आपका है वो होमोलॉजी और एनालॉजी से रहेगा। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है द पैटर्न आर अरेंजमेंट ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्ब इन व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। जैसे बोन का जो अरेंजमेंट है किसमें किसमें, 4 लिम्ब में, व्हेल में, बैट में, चीता में, ह्यूमन में। जैसे कि हम लोगों में क्या क्या होता है, हम लोगों में आपका लाइक ये आपका क्या है, ह्यूमेरस
एंड देन आपका रेडियस चलना है, एंड देन आपका ये कार्पल, देन मेटाकार्पल, देन फैलेंजीज। ऐसे ही ये जितने भी हैं व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, इनमें के भी फोरलिम्ब में वही सारी चीजें होती हैं। उनका जो पैटर्न और अरेंजमेंट है वो उसी तरह से होता है, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे। अगर व्हेल के फोरलिम्ब की बात करें तो इनका जो फोरलिम्ब है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिन्स में, और वो क्या, वो किसमें हेल्प करेगा, स्विमिंग में। बैट की बात करें तो बैट का जो फोरलिम्ब है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो विंग में कन्वर्ट होगा, और वो किसमें हेल्प करेगा, फ्लाइंग में। यहाँ पर देखिए ओरिजिन सबकी सेम, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। बात चीता की करें, चीता का जो फोरलिम्ब है वो किसमें हेल्प करेगा, वो रनिंग में हेल्प करेगा। ह्यूमन के फोरलिम्ब की बात करें, हमारे फोरलिम्ब की बात करें तो ये किसमें हेल्प करेंगे, होल्डिंग में, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में हेल्प करेंगे। अब देखिए इनके क्या है, जो पैटर्न और अरेंजमेंट है इनके बोन का सबका सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, थॉर्न ऑफ बाउगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। देखिए जो थॉर्न ऑफ बाउगनविलिया है और जो टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा है, इनका भी क्या है यहाँ पर समझते हैं। इनकी भी ओरिजिन कहाँ से हुई है, मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम के एक्सिलरी बड्स, स्टेम के एक्सिलरी बड्स से ही क्या क्या थॉर्न और टेंड्रिल, जो थॉर्न एंड टेंड्रिल होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम में एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो देखिए थॉर्न का काम क्या होता है, ये डिफेंस में हेल्प करता है, और वहीं पर टेंड्रिल की बात करें तो ये क्या है, इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, ये दोनों बन कहां से रहे हैं, स्टेम के एक्सिलरी बड से बन रहे हैं, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग है। जो थॉर्न है वो डिफेंस में हेल्प करेगा, जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और थर्ड एग्जांपल है वर्टिब्रेट का हार्ट। जो वर्टिब्रेट का हार्ट है, जैसे बात करते हैं फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब का जो हार्ट है सब में अलग अलग चैम्बर है, उनके एडॉप्टेशन के बेसिस पर है, उनके हैबिटाट के बेसिस पर। एंड देन वहीं पर वर्टिब्रेट की ब्रेन की बात करें, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, होमोलॉगी का। अब एनालॉगी के एग्जाम्पल में आपका क्या कहा जाएगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, eyes of octopus and mammals, flipper of penguin and dolphin, sweet potato and potato। देखिए अगर बात करते हैं सिर्फ हम जो स्वीट पोटैटो है किसका मॉडिफिकेशन है, ये है रूट का मॉडिफिकेशन। पोटैटो की बात करें तो किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। देखिए जैसे कि अभी मान लीजिए कि दो, अभी रूट और रूट के बीच क्या है, तो रूट और रूट आपस में होमोलॉगी होंगे। स्टेम स्टेम की बात करें, स्टेम स्टेम आपस में होमोलॉगी होंगे, लेकिन रूट एंड स्टेम की बात करें तो ये आपस में एनालॉगी है। अब इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है, प्रोटीन एंड जीन्स का एग्जांपल दिया है, जो कि किसका एग्जांपल है, होमोलॉगी का, प्रोटीन्स एंड जीन। ये किसका एग्जांपल है, ये भी आपका होमोलॉगी का है, बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर होमोलॉगी जिसे बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से हमें क्या एविडेंस मिलता है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, इंग्लैंड में ये स्टडी हुई है। ये देखिए जिसका नाम क्या है, यहाँ पर जो एविडेंस मिला उसे हम इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म कहते हैं। स्टडी कहाँ पर हुई, इंग्लैंड में हुई, और उस मौत का नाम क्या था, बिस्टन बिटुलेरिया। बात करते हैं 1815 का, बिफोर इंडस्ट्री, जब फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगी हुई थी, उस टाइम की बात करते हैं। उस टाइम पर पोल्यूशन नहीं था। एंड देन एक फिर स्टडी किया गया आफ्टर 1920s, जब यहाँ पर इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हो गया, फैक्ट्रीज का फॉर्मेशन हो गया, उस टाइम पर क्या है, पोल्यूशन भी आपका बढ़ गया। बिफोर इंडस्ट्रीज की बात करें 1815 के टाइम पर, उस समय पोल्यूशन कम था, और आफ्टर जो है इंडस्ट्री, जब फैक्ट्रीज वगैरह लग गया तो पोल्यूशन ज्यादा था। यहाँ पर देखिए हमने दो प्लांट ले लिया बैकग्राउंड, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है। देखिए जब पोल्यूशन नहीं था उस टाइम पर, ये जो बैकग्राउंड आपका दिख रहा है,
ये कैसा आपको दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। यहाँ पर लाइकेन ग्रो कर गए हैं, क्योंकि लाइकेन वहां ग्रो करता है जहां पर पोल्यूशन नहीं रहता है। तो पोल्यूशन इंडिकेटर कौन होता है, लाइकेन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइकेन है यहाँ पर ग्रो कर गया है। अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट है, तो हमने दो तरह का मात वहां पर देखा था। एक तो डार्क कलर मात थी, मिलेनाइज्ड मात थी, या ग्रे कलर मात जिसे हम बोल सकते हैं, और ये एक व्हाइट मात थी। अब यहाँ पर देखा गया एक प्रीडेटर बर्ड थी, वो किसे किल कर ले रही थी। अब यहाँ ये बैकग्राउंड व्हाइट है, तो जो व्हाइट मात है, जो लाइट कलर मात है, इसमें छिप जाएगा। प्रीडेटर बर्ड को कौन दिखेगा, जो डार्क कलर मात है, जो ग्रे मात है, जो मिलेनाइज्ड मात है, वो प्रीडेटर को दिख जाएगा। तो प्रीडेटर क्या करती है, जो डार्क कलर मात है उसको किल कर देती है। इस वजह से बिफोर इंडस्ट्रीज 1815 के टाइम पर किसका पॉपुलेशन ज्यादा था, तो यहाँ पर पॉपुलेशन व्हाइट कलर मात का ज्यादा रहता है। अब वहीं पर बात करते हैं 1920s आफ्टर इंडस्ट्री का, जब फैक्ट्रीज वगैरह लग गई, उस टाइम पर किसका डिपोजिशन है यहाँ पर प्लांट पर हो गया। देखिए कार्बन का डिपोजिशन हो गया, धुएं वगैरह सब फैक्ट्रीज से निकलते हैं, तो यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो गया, कार्बन का। अब ये जो इसका बैकग्राउंड है कैसा हो गया, डार्क हो गया। अब इसे डार्क बैकग्राउंड पर जो डार्क कलर की मॉथ है, ग्रे कलर मॉथ है, जो मिलेनाइज्ड मॉथ है, वो यहाँ पर क्या है, छुप जाएगी। अब जो प्रीडेटिंग बर्ड है वो किसे नहीं पहचान पाएगी, डार्क कलर मॉथ को। किसे पहचान जाएगी, लाइट कलर मॉथ, व्हाइट कलर मॉथ को। किसको प्रीडेटर बर्ड किल कर देगी, तो वो व्हाइट कलर मॉथ को किल कर देगी, और डार्क कलर मॉथ को किल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने आप को इस डार्क कलर के बैकग्राउंड में छुपा लेगा। वही आपका लिखा है, बिफोर इंडस्ट्री लेस पोल्यूशन, आफ्टर इंडस्ट्री मोर पोल्यूशन। देखिए प्रीडेटर बर्ड किल्ड डार्क और ग्रे कलर मॉथ। यहाँ पर बिफोर इंडस्ट्री प्रीडेटर बर्ड किसे किल कर रही थी, डार्क या फिर ग्रे कलर मॉथ को किल कर रही थी, एंड आफ्टर इंडस्ट्रीज किसको किल कर रही थी, व्हाइट कलर मॉथ को किल कर रही थी। नंबर यहाँ पर बिफोर इंडस्ट्री में किसका इंक्रीज कर गया, व्हाइट कलर मॉथ का। आफ्टर इंडस्ट्री किसका जो है नंबर इंक्रीज किया, तो व्हाइट कलर मॉथ। लेकिन एक बात और आपका ध्यान रखना है, इनके नंबर रिड्यूस होते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से गायब नहीं होता है। यहाँ लिखा है नो वन इज कंप्लीटली विप्ड आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसमें से कोई भी पूरी तरह से पॉपुलेशन से गायब नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन। व्हाट इज द एडाप्टिव रेडिएशन। एक जियोग्राफिकल एरिया से एक स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज का इवॉल्व होना ही क्या कहलाएगा, एडाप्टिव रेडिएशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे कि क्या है, एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ से एक पर्टिकुलर स्पीसीज डिफरेंट हैबिटाट में जाकर अपने आप को चेंज कर ले रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, एडाप्टिव रेडिएशन कहलाएगा। एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल क्या क्या है, डार्विन फिंचेज, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, प्लासेंटल मैमल एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ये सब एग्जांपल किसके हैं, एडाप्टिव रेडिएशन का आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट है डार्विन फिंचेज। चलिए यहाँ पर डार्विन फिंचेज की अगर बात करें, जो डार्विन फिंचेज है ये स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड है। जो डार्विन फिंचेज है ये स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड है। इसको किसने देखा था, डार्विन ने देखा था, जब ये वर्ल्ड पर भ्रमण के लिए निकले थे। जब ये कहाँ पहुंचे, साउथ अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने कुछ फिंचेज को देखा, जो कि उनके बीक इन्होंने डिफरेंट देखे। इसमें से फिर इन्होंने क्या बोला कि इनके हिसाब से ये था कि ये जो फिंच हैं, इनका जो ओरिजिनल हैबिटाट था वो कैसा था, सीड ईटिंग था, और ये यहाँ से कुछ उड़कर कहाँ चली आई, इस गैलापागोस आइसलैंड में चली आई। ये क्या है, गैलापागोस आइसलैंड। अब यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये जो गैलापागोस आइसलैंड है ये इसी का पार्ट रहा होगा पहले, ऐसा मानना था इनका। इसी रीजन वर्ष ये जो साउथ अमेरिका से, मतलब यहाँ से ये अलग हो गया गैलापागोस आइसलैंड। लेकिन कुछ जो बर्ड थी वो यहाँ से उड़ करके कहाँ आ गई होंगी, गैलापागोस आइसलैंड पे आ गई होंगी। अब यहाँ पर स्पेस कम था फूड का, अब यहाँ पर फूड का कंपटीशन रहा होगा। अब क्या है, सब डिफरेंट हैबिटाट में जाकर जहां पर जो उनको मिला वो उन्हीं को खाने लगे,
और उसी के हिसाब से इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ आई तो वहां पर कैक्टस की अधिकता थी, वो कैक्टस खाना शुरू कर दी, उसके हिसाब से उनका बीक चेंज हो गया। कुछ यहाँ से उड़कर यहाँ आई, यहाँ पर सीड की अधिकता थी तो सीड खाने लगे, तो इसकी वजह से उनका बीक चेंज हो गए, मॉडिफाई हुए। कुछ यहाँ पर उड़कर आए, वहां पर फ्रूट की अधिकता ज्यादा थी तो वहां पर फ्रूट्स की वो खाने लगे, उस हिसाब से उनका बीक मॉडिफाई हो गया। कुछ यहाँ पर उड़कर चले आए, वहां पर इंसेक्ट की अधिकता ज्यादा थी और वहां पर वो इंसेक्ट को खाने लगे, उस हिसाब से उनका बीक मॉडिफाई हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डार्विन फिंचेज है वह एक स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड होती है और ये डिफर करती है मेनली, ये किसमें डिफर करती है, एक दूसरे से अलग किसमें दिखती है, एक तो जो बीक है, बीक का शेप है उसके बेसिस पर ये डिफर करती है, दूसरा इसका जो फीडिंग हैबिट्स है उसके बेसिस पर ये डिफर करती है। अब देखिए यहाँ पर जो फिंचेज है, एक और पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो डार्विन थे वो कहाँ पर गए थे यात्रा करते करते, तो साउथ अमेरिका पहुंचे थे। जब यहाँ किनारे पर पहुंचे तो इन्होंने गैलापागोस आइसलैंड पर ये डिफरेंट टाइप के बीक वाले बर्ड्स को इन्होंने देखा। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो फिंचेस थी इनकी ओरिजिनल हैबिटाट कैसा था, सीड ईटिंग था, लेकिन उसमें कंपटीशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये अलग अलग जगहों पर चले गए और अलग अलग चीजों को खाने लगे, जिसके हिसाब से इनका क्या हुआ, इनका जो बीक है वो मॉडिफाइड हो गया। तो डार्विन कहाँ पर गए थे, गैलापागोस आइसलैंड में गए थे जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। और जो वेलस थे वो कहाँ पर अपना वर्क कर रहे थे, मलय आर्चिपेलागो पर, दोनों सेम टाइम पर वर्क कर रहे थे, आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ है आपका, इंडोनेशिया में है। हमारा नेक्स्ट है प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है। बात करते हैं ये आपको दिखाया गया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है और ये आपका प्लासेंटल मैमल दिखाया गया, दोनों ऑस्ट्रेलियन, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मार्सुपियल किसे कहेंगे, तो मार्सुपियल वो होते हैं जैसे कि जिसमें इमैच्योर बेबी को बर्थ देते हैं, उनके सामने थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इमैच्योर बेबी का वहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसे मार्सुपियल कहा जाता है। तो ये दोनों ऑस्ट्रेलियन ही थे, एक को मार्सुपियल बोला गया और दूसरे को प्लासेंटल मैमल बोला गया। अब देखिए आपको देखिए मार्सुपियल में कौन कौन है, टैस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीएटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर। अब देखिए इसमें से एक को तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के पूछ सकता है, तो ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये कम है जिसको हम याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। ये देखिए मोल, एंटीएटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्वायरर, बॉबकैट, उल्फ, ये प्लासेंटल मैमल का एग्जाम्पल है, तो जिसे आप याद करना काफी आसान होगा। इसे हम लिख सकते हैं MAML मैमल, WBF। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, निमोनिक कितना भी घटिया हो हमें याद होना चाहिए, यहाँ पर हम याद रख सकते हैं मैमल W का BF है, मतलब मैमल W का बेस्ट फ्रेंड है, जो आप लोग समझ रहे हैं वो नहीं, यहाँ पर BF का मतलब बेस्ट फ्रेंड है, मैमल W का बेस्ट फ्रेंड है। इससे आप समझ सकते हैं M फॉर आपका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, A फॉर आपका एंटीएटर हो जाएगा, L फॉर आपका लीमर हो जाएगा एंड M फॉर आपका देखिए एक ये है आपका माउस है, W फॉर आपका क्या हो जाएगा, तो उल्फ हो जाएगा, B फॉर आपका बॉबकैट हो जाएगा, F फॉर आपका फ्लाइंग स्क्वायरल हो जाएगा। तो आपको प्लासेंटल याद रखना है, बाकी जितने भी होंगे वो कौन से होंगे, आपके मार्सुपियल होंगे। प्लासेंटल में कौन कौन है, मोल, एंटीएटर, माउस, लीमर, उल्फ, बॉबकैट एंड फ्लाइंग स्क्वायरल। याद हुआ आपका मैमल, W का BF। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये देखिए जो प्लासेंटल मैमल है, इधर हमने क्या लिख रखा है, ये आपको प्लासेंटल मैमल दिखाया गया है और ये आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है।
इसमें देखिए सब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्लासेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पहचानना आपको आना चाहिए। इसमें जो हमें ध्यान देखिए, यहाँ प्लासेंटल में मोल लिखा है और यहाँ पर मार्सुपियल मोल है, तो हमको ध्यान ही नहीं रखना, हम पहचान जाएंगे। अगर एक मोल है, इसका अपोजिट मार्सुपियल मोल है। यहाँ देखिए एंटीएटर है और यहाँ भी एंटीएटर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में, लेकिन हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपका क्या है, ये है नम्बैट। जो नम्बैट है आपको ध्यान रखना है, ये एंटीएटर के जो प्लासेंटल मैमल है वो एंटीएटर है, ऑस्ट्रेलिया में आपका इसके अपोजिट क्या होगा, नम्बैट। अब ये देखिए जो माउस है और यहाँ पर देखिए मार्सुपियल माउस है, ये भी हमें नहीं याद रखना है। अब देखिए यहाँ प्लासेंटल मैमल में लीमर है और यहाँ स्पॉटेड कस्कस, एक आपको ये वाला ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ सकता है कि ये आपस में कौन कौन एनालॉगी है। इस तरह से बाकी तो सब मिलते जुलते हैं, आप कर लेंगे। जो आपको याद रखना ये है फ्लाइंग स्क्वायरल इधर लिखा है और इधर फ्लाइंग फैलेंजर्स लिखा हुआ है, तो इसमें भी फ्लाइंग है, तो आप पहचान जाएंगे कौन प्लासेंटल है कौन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्लासेंटल को याद कर रखा है। तो इसके अपोजिट में सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके अलावा बॉब कैट की बात करें, तस्मेनियन टाइगर कैट है, ये भी देखिए आप पहचान जाएंगे। एंड उल्फ की बात करें, इधर टैस्मेनियन उल्फ है, ये भी पहचान जाएंगे। जो हमें प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ दो में होगी, उधर प्लासेंटल में एंटीएटर है, इधर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में नम्बैट है, और यहाँ पर लीमर है और यहाँ स्पॉटेड कस्कस है। दो हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज आपको यहाँ पर और समझना है, जो प्लासेंटल है ये आपस में कैसे होंगे, होमोलॉगी होंगे। जैसे मोल और एंटीएटर आपस में होमोलॉगी, एंटीएटर माउस आपस में होमोलॉगी, मतलब ये एक दूसरे से आपस में कैसे होंगे, होमोलॉगी होंगे। और जो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है ये एक दूसरे से भी कैसा होगा, होमोलॉगी होगा। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन आपस में होमोलॉगी, प्लासेंटल आपस में होमोलॉगी, बट प्लासेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन आपस में कैसे होंगे, एनालॉगी होंगे। यहाँ पर हमने नोट कर रखा है मार्सुपियल होमोलॉगी, प्लासेंटल होमोलॉगी, मार्सुपियल एंड प्लासेंटल आपस में कैसे होंगे, एनालॉगी होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन थ्योरी। यहाँ पर कुछ और इवोल्यूशन थ्योरी है जो आपको ध्यान रखना है, जो कि लैमार्क ने दिया था और डार्विन ने दिया था। लैमार्क के अकॉर्डिंग क्या थ्योरी थी, लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज थ्योरी दिया था और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने कहा था जिन चीजों का हम यूज नहीं करते हैं वो चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लाइक हमारा टेल का कोई यूज नहीं था तो धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। और इनका ये भी कहना था कि लाइक जिराफ, उन्होंने बोला कि वो अपने जो फोरलिम है इनका यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहा था, अपने गर्दन को ऊंचा कर करके वो पेड़ पौधे के पत्तियां खा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो गर्दन है और उसके जो पैर है वो लंबे हो गए। और इनका ये भी कहना था अब इनके जो गर्दन है और पैर लंबे हो गए, यही कैरेक्टर इनके कहाँ पर चले गए, इनके जो नई संतान आई, जो न्यू जनरेशन आई, तो ऑलरेडी उसके जो पैर थे, जो उसके हाथ थे, मींस की फोर लिम्ब जो उसके थे वो लंबे हो गए और प्लस उसके जो है नेक भी लंबी हो गई। तो इनका ये कहना था जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, बट ऐसा नहीं होता है। ये बताइए अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, एक तो होता है इनहेरिटेड ट्रेट और एक होता है एक्वायर्ड। जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है। एक्वायर्ड ट्रेट हम लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, जैसे कि हम सिंगिंग सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, ये आपके एक्वायर्ड ट्रेट है। तो एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है। नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसमिट होती है वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट है, वो ट्रांसमिट होती है। तो अगर ये ऐसा होता तो पहलवान का बच्चा पहलवान होता, बट ऐसा नहीं होता है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है। अब वहीं पर बात किया गया डार्विन थ्योरी का। ये आपको ध्यान रखना है कि लैमार्क की थ्योरी क्या थी, इनके नाम आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज थ्योरी थी, और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। ये किसने बताया, लैमार्क ने बताया। वहीं पर डार्विन की बात करें तो इनकी थ्योरी एक कौन सी थी, ब्रांचिंग डिसेंट थी, और दूसरी जो थ्योरी थी वो नेचुरल सिलेक्शन थी। ब्रांचिंग डिसेंट क्या कहती है, न्यू स्पीसीज इवॉल्विंग फ्रॉम ए सिंगल कॉमन स्पीसीज। इनका कहना था
जो न्यू स्पीसीज इवॉल्व होते हैं वो सिंगल कॉमन स्पीसीज से इवॉल्व होते हैं, वही आपका क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जो डार्विन थे उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिसे इंपॉर्टेंस दिया था नेचुरल सिलेक्शन के लिए वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देखिए, अगर हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझना चाहते हैं तो हमें इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ना होगा। अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर कोई सेम टाइप का एक सिंगल स्पीसीज का ग्रुप है उसे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। अगर ये जो पूरा का पूरा सब के सब ह्यूमन है तो ये ह्यूमन का पॉपुलेशन है। अगर ये सब के सब जो है क्या होते, माइस होते, तो माइस का पॉपुलेशन होता। तो एक ही टाइप का एक सिंगल स्पीसीज का इंडिविजुअल है, उनका जो ग्रुप है उन्हें क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। अब देखिए जीन पूल क्या, सम ऑफ टोटल जीन एंड इट्स एलील फाउंड इन अ, यह जो एक पॉपुलेशन है इसमें जो टोटल जीन और एलील का सम है उसे क्या कहेंगे? जीन पूल कहेंगे। एक जीन के कितने एलील होते हैं? एक जीन के 2 एलील होते हैं और 3 एलीलिक पेयर होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका जीन माइग्रेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जीन पूल टू एन अदर जीन पूल इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। देखिए, एक जीन पूल ये है और एक जीन पूल ए है, मीन्स कि अब इस जीन पूल से इस जीन पूल में ट्रांसफर हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? जीन माइग्रेशन बोलते हैं। जीन का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? इस जीन पूल से इस जीन पूल में। नेक्स्ट हमारा जीन फ्लो क्या है? जीन फ्लो क्या है? जो जीन ट्रांसफर या जीन माइग्रेशन का रिपीटिशन है, ये बार बार हो रहा है, उसे हम जीन फ्लो बोलेंगे। देखिए, एक ए इधर, एक ये आपका जीन पूल है, इधर हमने जीन पूल बी लिया। अब यहाँ पर जीन का ट्रांसफर देखो बार बार हो रहा है, जीन का ट्रांसफर बार बार रिपीटेड हो रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं? जीन फ्लो। नेक्स्ट है आपका कि जीनोम क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या है? आपका जीनोम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल होता है ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रिंसिपल का? इनके अकॉर्डिंग जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन की, एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है एक पॉपुलेशन की, वो स्टेबल एंड कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन। पहली बात, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए इनका कहना था जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन का वो स्टेबल और कांस्टेंट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? द जीन पूल। जीन पूल हम आपको पहले बता चुके हैं, टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन। इनका क्या कहना है? जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जीन पूल होता है वो भी कांस्टेंट होता है। जीन पूल क्या है? जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आप देखिए, सम ऑफ टोटल जीन ऑल द एलील। इनका कहना था जो टोटल जो सम होता है ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है? 1 होता है। ये सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, आपको ध्यान रखना है। इसे आप लोग पढ़ते हैं, काफी टाइम से आप लोग इसे देखते होंगे। P प्लस क्यू इक्वल टू 1। अब हमने दोनों तरफ से इसे क्या किया? स्क्वायर कर दिया, डिराइव कर लिया, तो हमें क्या मिल गया? P स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए, जो P है वो क्या डिनोट कर रहा है? डोमिनेंट एलील को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन किसे डिनोट कर रहा है, तभी इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। जो P है वो डोमिनेंट एलील है, Q रिसेसिव एलील है, P स्क्वायर डोमिनेंट होमोजाइगस फिनोटाइप या इंडिविजुअल है। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस फिनोटाइप या इंडिविजुअल कहे तो P स्क्वायर की बात कर रहा है। जो Q स्क्वायर है वो रिसेसिव होमोजाइगस फिनोटाइप या इंडिविजुअल होता है,
और जो 2pq है वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस फिनोटाइप या इंडिविजुअल होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए करते हैं इसको। फाइंड आउट नंबर ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इज 25%। इनका ये कहना है कि हमें नंबर ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछ रहा है, इसने ये नहीं डिफाइन किया है कि डोमिनेंट होमोजाइगस या डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, मतलब हमें सिर्फ डोमिनेंट बताना है। एक तो सिंपल सा है, आप इसे कर सकते हैं। नॉर्मली कितना पॉपुलेशन है, 4000 है, जिसमें से रिसेसिव 25% बता रहा है। अगर हम 4000 का 25% निकालेंगे तो आपका 1000 आपका रिसेसिव फिनोटाइप आ गया। बाकी जो बन गए 3000 बच गए, वो आपके क्या है, डोमिनेंट वाले हैं। एक तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर रिसेसिव फिनोटाइप कह रहा है तो रिसेसिव फिनोटाइप क्या कह रहा है, इसको कह रहा है, ये दूसरा टाइप। एक तो डायरेक्ट मेथड आप यहाँ से कर सकते थे कि मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना दे रखा है, 4000, और उसमें से रिसेसिव फिनोटाइप 25% है। डोमिनेंट पूछा है, होमो और हेटेरो डोमिनेंट तो पूछा नहीं है, तो टोटल डोमिनेंट निकाल लेंगे। तो रिसेसिव फिनोटाइप 25%, तो बाकी जो 75% बचा वो डोमिनेंट है। तो 4000 का 75% आपका डोमिनेंट हो जाएगा, 3000 डोमिनेंट होगा एंड 1000 आपका क्या होगा, रिसेसिव होगा। दूसरा और तरीका है, रिसेसिव फिनोटाइप बोल रहा है ये दिया 25%, बोले तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका 25%, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 25/100 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0.25। अगर हम इसे ओपन करें क्यू स्क्वायर को तो फाइनली ये हमें क्या मिल जाएगा 0.5। ये आपका क्यू मिला, क्यू आपका क्या मिला, ये आपका क्यू हो गया। अब इसको क्या करें, अब इसमें हम p प्लस क्यू में, अब देखिए क्यू तो हमको मिल गया, अब p की जगह हम उसको रख दें, क्या आपका q की जगह हम रख दें 0.5, तो आपका p निकल जाएगा। p प्लस क्यू इक्वल टू 1, q की जगह हमने रख दिया p प्लस q की जगह 0.5 रखा इक्वल टू 1, और यहां से हमने निकाल लिया p भी आपका कितना आ गया 0.5 आ गया। तो अब देखिए p आपका 0.5, q आपका 0.5, अब हम यहां से निकाल सकते हैं। चलिए अगर हमें डोमिनेंट होमोजाइगस निकालना है तो p स्क्वायर होगा। अब इसको p स्क्वायर करिए, p स्क्वायर इक्वल टू 0.5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, इनटू में 4000 कर देना है। अब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 0.5 को इंटू 0.5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, और ये 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000। जो डोमिनेंट होमोजाइगस है वो आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, चलिए अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का 2pq होगा। अब 2pq की जगह 2, फिर p रखिए, आप p कितना था 0.5 था, q कितना था 0.5 था, इनटू में आप 4000 कर दीजिए, आपका कितना बचा 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 0.25 इंटू में 4000। अब आपका यहाँ से आपका कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। तो आपका जो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस 2000 आ गया, डोमिनेंट होमोजाइगस 1000 आ गया। ये आपका एक प्रोसीजर था, एक तरीका था लगाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन इज 0.09, फाइंड आउट। अब 0.09 है, पूछ क्या रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रिसेसिव फिनोटाइप दिया है, रिसेसिव फिनोटाइप क्या था, क्यू स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर कितना दिया है 0.09,
ये रिसेसिव फिनोटाइप दिया हुआ है, इसको हम बाहर निकालेंगे स्क्वायर से तो हमें क्या मिलेगा 0.3। तो आपकी जो Q की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 0.3। ये आपकी Q की वैल्यू आ गई 0.3। अब P प्लस Q इक्वल टू 1 करिए। अब हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, P प्लस Q की जगह आपने 0.3 रखा, अब ये 1 है। अब इसको 1 में से 0.3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 0.7 बचेगा। ये आपका क्या है P आ गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, टू पी क्यू हेटेरोजाइगस 2 इंटू पी कितना है 0.7, क्यू कितना है 0.3। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया आपका 0.42 आ जाएगा। अब सेकंड का आंसर, सेकंड क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस पूछ रहा है। डोमिनेंट होमोजाइगस की अगर बात करें तो पी स्क्वायर पूछ रहा है। पी की वैल्यू कितनी आई है 0.7, 0.7 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0.49। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करके बताना है। कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा कि क्या क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। कौन कौन से फैक्टर है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं, वो 5 फैक्टर है। पहला क्या, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। सेकंड आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट है। थर्ड आपका म्यूटेशन है। फोर्थ आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। फिफ्थ आपका नेचुरल सिलेक्शन है। ये क्या करते हैं, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। बाकी इन सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल था वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए था, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट ये किसके लिए है, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए अप्लीकेबल है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसे सी वॉल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है या फिर नॉन डायरेक्शनल फैक्टर भी कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन आर एलील इन ए जीन पूल। एक जीन पूल में जो जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है उसे ही क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। अगर चेंज नहीं होगा तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है, अगर चेंज होगा तो वो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट है। दूसरा क्या है, अगर बाई चांस रैंडम चेंज हो रहा है जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन में तो उन्हें भी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। अगर देखिए चेंज हो रही है जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी का जीन पूल में, वो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अगर बाई चांस रैंडम चेंज हो रहा है जीन के फ्रीक्वेंसी में, वो भी आपका क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। या फिर एडिशन या एलिमिनेशन हो रहा है सर्टेन जीन का एक जीन पूल में, तो वो भी आपका क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अब इसके बाद बात आता है जेनेटिक इफेक्ट में हम लोग फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका जो फाउंडर इफेक्ट है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे समझना है कौन फाउंडर है और कौन बॉटल नेक इफेक्ट है। यहाँ पर अगर फाउंडर इफेक्ट की बात करें, जैसे कि इनिशियली 1000 पॉपुलेशन थी, सॉरी यहाँ पर हम स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता तो हमने 100 लोगों का यहाँ पॉपुलेशन ले लिया है। इस 100 में से जो 5 इंडिविजुअल थे यहाँ से कहीं और चले गए और वहां पर जा करके ये क्या किए, नया पॉपुलेशन बना लिए। जैसे पहले 100 थे, 5 कहीं और गए और वहां पर नया पॉपुलेशन बना लिए, मान लो 80 पॉपुलेशन बना लिए होंगे, ठीक। तो अब ये जो नया वाला पॉपुलेशन बनेगा ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफर करेगा। अब ये जो नया बनेगा ये आपका ओरिजिनल वाले से डिफर करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 इंडिविजुअल आए उन्होंने क्या किया, नया पॉपुलेशन बना दिया, इन्होंने एक फाउंडर के जैसा काम किया, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, फाउंडर इफेक्ट बोला जाता है। दूसरा बॉटल नेक क्या है, 100 इंडिविजुअल थे, इसमें से 95 डाइज हो गए, 95 की डेथ हो गई, किसी भी काज से कोई कैलामिटीज आई होंगी या कोई भूकंप या तूफान आया होगा जिसमें 95 की डेथ हो गई और बच कितने गए, 5।
ओरिजिनल प्लेस पर ही कितने बचे 5, अगर उसी प्लेस पर नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, बॉटल नेक इफेक्ट कह देंगे। मतलब फाउंडर इफेक्ट में 5 इंडिविजुअल कहीं और जाकर नया पॉपुलेशन बना रहे हैं, उन्हें फाउंडर इफेक्ट कह रहे हैं। और बॉटल नेक में जैसे 100 में से 95 की डेथ हो गई और उसी ओरिजिनल प्लेस पर जो बच गए हैं 5 को नए इंडिविजुअल बना रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, यहाँ पर कुछ ग्राफ दे रखा है, इसे समझते हैं। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन आप सब जानते हैं किसने दिया था, डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। इन्होंने देखिए यहाँ पर ग्राफ लिए थे डिफरेंट ट्रैट का, एक स्टेबलाइजिंग है, एक डायरेक्शनल है और एक डिसरप्टिव ग्राफ है। यहाँ पर इन्होंने क्या, ये एनसीईआरटी का ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए इस एक्सिस पर, ये आपकी जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर इन्होंने नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर, ठीक है, एक्सटर्नली अगर किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। वाई एक्सिस पर इन्होंने फिनोटाइप के इंडिविजुअल लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, ये फिनोटाइप फेवर कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन को, मतलब नेचर ने मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। अगर ग्राफ का पीक नैरोवर एंड हायर है, इसका मतलब है कि नेचर ने मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। देखिए अगर फिनोटाइप लिया गया, फिनोटाइप की अगर बात करें, या तो जो इंडिविजुअल होंगे या तो स्मॉल होंगे, या तो साइज में लार्ज होंगे, या तो मीडियम साइज के होंगे। और अगर पीक हायर और नैरोअर है, इसका मतलब कि नेचर ने मीडियम साइज को के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका, ये देखिए अब यहाँ पर 3 ग्राफ दिखाया गया। स्टेबलाइजिंग में देखिए पीक कैसा, हायर एंड नैरोअर है। इसका मतलब ये है कि नेचर ने किसे सिलेक्ट किया है, मीडियम साइज के इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। अगर जो ग्राफ है वन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, ग्राफ अगर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब कि जो नेचर ने सिलेक्ट किया है, या तो देखिए इसको जो मीडियम साइज के इंडिविजुअल को छोड़कर या तो स्मॉल साइज को सिलेक्ट किया है, या तो लार्ज साइज वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल बोलेंगे। अगर हमें ग्राफ में 2 पीक दिखे, इसका मतलब ये है मीडियम को छोड़कर जो नेचर ने स्मॉल साइज और लार्ज साइज इंडिविजुअल दोनों को सिलेक्ट किया है, इसे हम क्या बोल देंगे, डिसरप्टिव बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एंजियोस्पर्म का एंसेस्ट्रल स्केच, जो कि आपके एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट में बना हुआ है, इसमें से एटलीस्ट हमें किसे याद रखना है, एंजियोस्पर्म का। मतलब कि सबसे पहले देखिए क्लोरोफाइट आए होंगे, देन ट्रैकियोफाइट, देन राइनिया टाइप, देन साइलोफाइटान, देन प्रोजिम्नोस्पर्म, देन सीड फर्न, देन डाइकोटिलेडन्स, देन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ये आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है। ये एंजियोस्पर्म का एंसेस्ट्रल स्केच है, इसको आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हैं तो आप फ्लो चार्ट भी देखते रहिएगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे, बाकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसे याद करना काफी आसान रहेगा। चलिए अब एंसेस्ट्रल स्केच मैमल का देखते हैं। जो अर्ली रेप्टाइल्स है जो एक्सटिंक्ट हो गई, उसके बाद साइनैप्सिडा आए होंगे, देन पैलिकोसार्स आए होंगे, देन थैरैप्सिडा, देन मैमल्स आए होंगे। आप कैसे याद रख सकते हैं कि अर्ली रेप्टाइल साइनैप्सिडा, वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सारोप्सिडा एंड साइनैप्सिडा। तो सारोप्सिडा हम लोग उधर पढ़ लिए थे, साइनैप्सिडा इधर मैमल बना है, तो आपका साइनैप्सिडा इधर पीटियम आपको याद रखना है। यहां से यहां तक ये न्यूमोनिक आपका क्या है, पीटियम। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट में बना हुआ है, अर्ली रेप्टाइल्स, साइनैप्सिडा, पेलिकोसार्स, थैरैप्सिडा एंड मैमल्स। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, मैंने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को समराइज कर दिया है बढ़ते से घटते हुए क्रम, जिसे याद करना आप लोगों के लिए काफी आसान रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का 13.8 बया। अब देखिए इस तरह से आप सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो चीजें आपको तैयार हो जाएगी। तो ओरिजिन ऑफ 13.8 बया में क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था। एंड 4.5 बया में क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ अर्थ।
एंड 4 बया में क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। 3 बया में क्या हुआ था, नॉन सेलुलर या ये सेलुलर फॉर्म आए थे। 2 बया में क्या हुआ था, सेलुलर फॉर्म आए थे। 500 मया में क्या हुआ था, इनवर्टिब्रेट आए थे। 350 मया में क्या हुआ था, जॉलेस फिश इवॉल्व हुए थे। एंड 320 मया में क्या हुआ था, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स आए थे। 200 मया में क्या हुआ था, फिश लाइक रेप्टाइल्स, इक्थियोसार्स एंड डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे। 65 मया में क्या आए थे, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, कोई नहीं आया था, डायनासोर यहाँ पर एक्सटिंक्ट हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस। एंड देन 15 मया की बात करें, 15 मया में प्राइमेट्स में रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस आए थे। रामापिथेकस मैन लाइक होते हैं, राम एक आदमी थे, एक इंसान थे, तो उस बेसिस पे आप याद रख सकते हैं कि राम जो है मैन लाइक, रामापिथेकस मैन लाइक थे और ड्रायोपिथेकस एप लाइक थे। अब बात आती है यहाँ पर फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। कुछ फॉसिल्स मैन लाइक बोन के कहाँ डिस्कवर हुए, इथोपिया एंड तंजानिया में डिस्कवर हुए। एंड देखिए नेक्स्ट 3 से 4 मया में क्या हुआ था, 3 to 4 मया में होमिनिड लाइक फीचर रिवील हुए थे। एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी यहाँ पर 3 to 4 मया में ही इवॉल्व हुआ था। मैन लाइक प्राइमेट वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। मैन लाइक प्राइमेट किसकी बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहा है। ये ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये 4 फीट से लंबे नहीं थे, नॉट टॉलर देन 4 फीट। अब यहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं 2 मया का। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, 3 से 4 मया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस इवॉल्व हुए थे। एंड 2 मया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस लाइव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड। एनसीईआरटी के पॉइंट को आइडेंटिटी हमने उठाकर रखा है जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 3 से 4 मया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस इवॉल्व हुए थे। 2 मया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली कहाँ रह रहे थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रह रहे थे। उसी टाइम पर एविडेंस यहाँ पर मिला था कि ये शिकार किससे कर रहे थे, स्टोन के वेपर से, पत्थर के औजार से ये शिकार करते थे। लेकिन ये क्या खाते थे, फिर भी ये फ्रूट खाते थे, ये मीट नहीं खाते थे। अब देखिए 2 मया में और क्या हुआ था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड होमो हैबिलिस भी कब इवॉल्व हुआ था, 2 मया में इवॉल्व हुआ था। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, होमो हैबिलिस भी मीट नहीं खाते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका 1.5 मया। 1.5 मया होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए थे। इनके फॉसिल डिस्कवर्ड हुए थे जावा में 1891 में। ये प्रोबेबली मीट खाते थे। फर्स्ट टाइम जो फायर यूज किया था, जो आग का यूज किया था, वो किसने किया था, होमो इरेक्टस ने किया था। निएंडरथल मैन की बात करें, इनका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर रहते थे, नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया में, कब, 1,40,000 ईयर्स बैक। ये क्या करते थे, ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने बॉडी को ये हाइड करते थे, छुपाते थे। और अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको ये दफन भी करते थे, बरीड देयर डेड। एंड इन्होंने ही डिवीजन ऑफ रिलीजन का बंटवारा किया। इन्होंने ही ये जो धर्मवाद है, जो धर्म का बंटवारा भी किसने किया, निएंडरथल मैन ने किया। और स्पीच सेंटर भी किसमें डेवलप हुआ, निएंडरथल में। मतलब कि जब ह्यूमन बोलना स्टार्ट किया तो उसने क्या कर दिया, धर्म का बंटवारा कर दिया। ना तो ये बोलता, ना तो धर्म का बंटवारा होता। चलिए आगे देखते हैं। होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका। होमो सैपियंस कहां पर एरोज हुए, अफ्रीका में। जो मॉडर्न होमो सैपियंस था वो एरोज हुए थे कब, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 1,000 ईयर्स एगो। अब वहीं पर बात करते हैं प्री हिस्टोरिक केव आर्ट का, वो कब डेवलप हुआ था, 18,000 ईयर एगो। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट था वो डेवलप कब हुआ था, 18,000 ईयर एगो। जो भीमबेटका रॉक शेल्टर हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, एमपी में देखने को मिलेगा। यह भी एक पेंटिंग है जो कि प्री हिस्टोरिक है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। एग्रीकल्चर हमें कब देखने को मिला, एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, तो 10,000 ईयर बैक खेती करनी स्टार्ट हो गई थी। चलिए यहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन का स्टेज हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए आपका सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ, ये मैंने सीक्वेंस ले रखा है। पहले ड्रायोपिथेकस आया, देन रामापिथेकस,
then Australopithecus, then Homo habilis, then Homo erectus, then Neanderthal, then Cro-Magnon, then modern human. देन कौन आया? मॉडर्न ह्यूमन आया। अब देखिए जो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस कब आए? 15 मया में। ये प्राइमेट हैं, ये कब आए? 15 मया में आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब इवॉल्व हुआ? 3 to 4 मया में इवॉल्व हुआ, बट प्रोबेबली रहता कहां पर था? 2 मया में, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में। एनसीईआरटी में लिखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहेगा इवॉल्व कब हुआ? तो 3 to 4 मया में। प्रोबेबली रहता कब था ये ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में? तो 2 मया में रहता था। होमो हैबिलिस कब इवॉल्व हुआ? 2 मया में। और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? 650 to 800 की क्रेनियल कैपेसिटी होती है। होमो इरेक्टस कब इवॉल्व हुए? 1.5 मया में। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी होता है। निएंडरथल की अगर बात करें तो इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 सीसी है। क्रो-मैग्नॉन की बात करें तो क्रो-मैग्नॉन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस सैपियंस होता है। जो क्रो-मैग्नॉन है ये मॉडर्न ह्यूमन का अर्ली फॉर्म है। जो केव पेंटिंग बना रहे थे वो किसने बनाए थे? क्रो-मैग्नॉन ने बनाया था। क्रो-मैग्नॉन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है 1600 सीसी है। वैसे थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, 1600 to 1700 सीसी होता है। इसके बीच में हम मान सकते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 1600 to 1700 सीसी। जो मॉडर्न ह्यूमन है वो आपके कौन है? होमो सैपियंस है। इन्होंने ही कल्टीवेशन स्टार्ट किया, खेती करना शुरू किया। इन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, एनिमल को पालना स्टार्ट किया। फर्स्ट एनिमल का इन्होंने जो डोमेस्टिकेट किया था वो क्या थे? डॉग थी। फर्स्ट एनिमल जो था वो क्या था? डॉग था। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है कितनी होती है? 1350 सीसी होता है। अब चलिए यहाँ पर एक्वाटिक मैमल्स की बात करें। अब एक्वाटिक मैमल क्या क्या हैं? तो एक्वाटिक मैमल आपके व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काऊ, ये आपके एक्वाटिक मैमल्स हैं। फर्स्ट मैमल कैसा था? श्रीव लाइक था। इसके जो फॉसिल थे वो काफी स्मॉल साइज के थे। बिगेस्ट रेप्टाइल कौन है? टिरानोसारस रेक्स होते हैं। 20 फीट इनकी हाइट होती है और इनका ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ होता है। इनका जो टीथ है वो बहुत विशाल होता है, कटार लाइक होता है। एंड एक चीज और आपको ध्यान रखना है, 1938 में एक फिश पकड़ी गई साउथ अफ्रीका में जिसका नाम क्या था? सीलाकैंथ था। जो ये ऐसा माना जा रहा था कि सीलाकैंथ एक्सटिंक्ट हो गई है, बट 1938 में सीलाकैंथ नाम के फिश को पकड़ा गया था। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। तो आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है। एंड देन जो फर्स्ट एम्फीबियन है वो क्या है? लोब फिन्स है, जो कि लैंड एंड वाटर दोनों में रह रही थी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डायरेक्ट देखने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, मोटिवेशन के साथ। एंड बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, एक कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर होगा इस 2026 में।